हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत से अभिप्राय है किसी भी विषय या क्षेत्र प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष प्रदर्शित की जा सके। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है, अतः शिक्षण सिद्धांत भी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। शिक्षण सिद्धांत के 4 मूल तत्व होते हैं। पहला है शिक्षण व्यवहार के चरों के लिए कथन। व्यवहार के चरों के लिए कथन। चरों के पारस्परिक संबंधन, संभव संबंधों का प्रतिपादन। नंबर 2। नंबर 3, चर तथा शिक्षण व्यवहार के सहसंबंध की उपकल्पनाओं का प्रतिपादन। और चौथा है शिक्षण व्यवहार के चरों का मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में व्याख्या करना उनकी। शिक्षण सिद्धांत जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। तो हम सामान्य सिद्धांत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है आपका क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत का यह अर्थ है कि शिक्षक को प्रत्येक प्रकार के पाठ में क्रियाशीलता उत्पन्न करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रियाशीलता, बच्चा बहुत क्रियाशील होता है अपने बचपन में, और क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, मानसिक क्रियाएं और शारीरिक क्रियाएं। जब आप अपने पाठ में क्रियाशीलता उत्पन्न कर देंगे और बच्चा उस क्रियाशीलता के साथ क्रियाशील रहेगा तो वो बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा। स्मरण रहे कि बालक जितनी अधिक क्रिया करेगा वह उतना ही अधिक सीखेगा। ठीक है? और ये क्रिया उसकी रचना, विद्यार्थी की रचना, उसकी मूल प्रवृत्तियों, इंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग लाने वाली होनी चाहिए। दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रेरणा संचार होने पर बालक शीघ्रता से ही पाठ को सीखने का प्रयास करने लगता है, इसलिए बच्चे को सिखाने के लिए सिखाने से पहले प्रेरित किया जाता है। तीसरा है रुचि का सिद्धांत। शिक्षण के स्पष्ट, सुपच्य, पाठनीय तथा रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ का एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। चौथा है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक स्तर के विद्यार्थी की अपनी अपनी अलग दुनिया होती है। दूसरे शब्दों में कहें, जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह अपने ढंग से नई दुनिया की कल्पना करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी केवल उन क्रियाओं अथवा विषयों में ही अधिक रुचि लेता है जो या जिनका उसके अपनी निजी दुनिया से संबंध होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आधुनिक युग में शिक्षण करते समय क्रिया तथा विषय को सीखने वाले के जीवन से संबंधित किया जाता है। जितना ज़्यादा वह उसके निजी जीवन से संबंधित होगी, वह बच्चा उसमें उतनी रुचि लेगा और उतनी जल्दी उसे सीख जाएगा। 5वां सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। कक्षा शिक्षण का एक प्रमुख सिद्धांत है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही निश्चित होता है। उद्देश्यों के अभाव में शिक्षक जो है उचित शिक्षण नहीं कर सकता है। यदि पाठ के उद्देश्य का निर्धारण पूर्व में ही हो जाए तो उसके साथ शिक्षण और शिक्षार्थी की क्रियाएं, विषय वस्तु, विधि, प्राविधि, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, इस सब का भी निर्धारण हो जाता है, अतः शिक्षण अपने आप में अच्छा हो जाता है। छठा है चयन का सिद्धांत। ज्ञान विस्तृत है, उस ज्ञान को बालक की क्षमता तथा योग्यता के अनुसार ही महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करके प्रदान करना चाहिए। अब छोटे बच्चे को आप बड़ी चीज नहीं पढ़ा सकते हैं, उसकी उम्र, उसकी समझ, उसकी मानसिक योग्यता का आपको ख्याल रखना होगा और उसमें से इसी तरीके से बहुत सारे ज्ञान में से 30-40 मिनट की क्लास के अंदर उसको जो उसके लिए जरूरी ज्ञान है वो देने का चयन करना आपको पड़ेगा। 7वां है नियोजन का सिद्धांत। पाठ्य सामग्री चुनने के बाद शिक्षक को क्रमबद्ध तरीके से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए। उदाहरण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण करें, सहायक सामग्री का प्रयोग करें, गृह कार्य पहले से तैयार कर ले और पुनरावृत्ति के कौन से तथ्यों की करानी है इसका भी निर्धारण पहले से कर ले। ये नियोजन का सिद्धांत है। 8वां है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। शिक्षक को
यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कक्षा में बैठा प्रत्येक बालक, उसकी योग्यताएं, रुचियां, अभिवृत्तियां सब अलग अलग हैं। शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी करके शिक्षण कार्य करना चाहिए, जिसके प्रत्येक स्तर पर छात्र लाभान्वित हो सकें। 9वां है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में स्वतंत्रता का वातावरण उत्पन्न करे, अर्थात प्रत्येक बालक को कक्षा के अंतर्गत यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपनी शंका का समाधान कर सके। पाठ का विकास करने में छात्र का पर्याप्त सहयोग लेना चाहिए। 10वां है विभाजन का सिद्धांत। पाठ प्रस्तुत करने को सरलता एवं सुविधा की दृष्टि से पाठों को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर लेना चाहिए। तो यह है आपका विभाजन का सिद्धांत। 11वां है आवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का आशय यह है कि विद्यार्थी को जो भी पाठ्य सामग्री पढ़ाई जाए उसे विद्यार्थियों को बार बार दोहराया जाए। विषय स्थिति यह है, वास्तविक स्थिति यह है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों तथा अनुसंधानों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि सीखने की आवृत्ति अत्यंत आवश्यक होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रयोग अथवा अभ्यास से सब कुछ याद रखा जा सकता है, और अगर उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो आप भूल जाएंगे। इसलिए बच्चे को जो आपने बताया है उसकी आवृत्ति कराएं, 2-3 बार उसकी आवृत्ति करानी चाहिए। 12वां है निर्माण तथा मनोरंजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों को ऐसी क्रिया कराई जाए जो मनोरंजन पूर्ण हो तथा जो उसकी सृजनात्मक शक्ति का उचित विकास कर सके। इससे विद्यार्थी स्कूल तथा शिक्षक से भयभीत न होकर शिक्षण क्रिया में अधिक से अधिक रुचि लेने लगता है, नई नई बातें सीखने का प्रयास खुद ही करने लगता है और उसकी सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होता है। ठीक है, तो शिक्षण को मनोरंजन रूप में बनाया जाए। अब देखते हैं शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। सबसे पहला है अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम क्रिया में अभिप्रेरणा और रुचि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को ही अभिप्रेरित होकर तथा रुचि से कार्य करना पड़ता है। दूसरा है मनोरंजन का सिद्धांत। कई अवसरों पर विद्यार्थी कक्षा में थकान महसूस करते हैं। कक्षा में शिक्षण काल अधिक लंबा होने के कारण ऐसा होता है। इस कथन के फलस्वरूप विद्यार्थी ऊब जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों का बीच बीच में मनोरंजन होता रहे, जिससे वह मानसिक रूप से जल्दी ना थकें। आवृत्ति का सिद्धांत, बच्चों को जो आप पहले पढ़ा चुके हैं उसको 1-2 बार कक्षा में ही जरूर उसकी आवृत्ति कराएं, उसको रटाएं। 4 है सृजनात्मक तथा अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देना। शिक्षक का कर्तव्य बन जाता है कि वह विद्यार्थी में खोज करने की आदतों का विकास करे, अपने विचारों तथा दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने योग्य उसे बनाए और उसकी कला भी उसको सिखाए। 5वां है सुधारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। कई बार विद्यार्थियों में शिक्षण कार्य में त्रुटियां होती हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह इन त्रुटियों का पता लगाए और तथा अपने शिक्षक कार्यों में त्रुटियों को ढूंढकर उसमें सुधार करे। इसे सुधारात्मक शिक्षण कहते हैं। सहानुभूति तथा सहयोग का सिद्धांत। शिक्षक विद्यार्थियों को एक अच्छा पथ प्रदर्शक सिद्ध हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति रखता है और उनकी कठिनाइयों को दूर करने में अपना सहयोग प्रदान करता है। ऐसी शिक्षक विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुनर्बलन शब्द का प्रयोग होता है। इसका संबंध अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने से होता है। शिक्षण प्रक्रिया में पुनर्बलन का अर्थ है ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना या उन्हें प्रस्तुत करना या उन्हें हटाना ताकि किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाए। बच्चों को पुरस्कृत करना मतलब। 8वां है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। प्रभावशाली अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी ज्ञानेंद्रियों का उचित विकास बहुत आवश्यक है। अधिगम के सभी पक्ष जैसे निरीक्षण, पहचान, सामान्यीकरण एवं प्रयोग आदि के लिए सभी प्रकार की क्षमताओं की आवश्यकता होती है जो कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं तथा उनके ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है। शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग करके आप अपने शिक्षण को बहुत अच्छा और मनोरंजक और बच्चों को अच्छे से समझ में आने वाला बना सकते हैं और शिक्षण तथा सीखने के मध्य सह संबंध की व्याख्या कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छे, इन सारे सिद्धांतों को अगर आप शिक्षण शुरू करने से पहले इनके ऊपर कार्य कर लेते हैं तो आपका शिक्षण